नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिटवीन द न्यूज की एक और कड़ी में। दोस्तों, इस साल की शुरुआत में भारत और फ्रांस के बीच राफेल फाइटर जेट को लेकर एक बार फिर बड़ी डील की तैयारी की खबरें आई हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक रक्षा मंत्रालय 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए की डील पर बातचीत शुरू कर चुका है। डॉलर में देखें तो यह करीब $36 बिलियन बैठता है। खबर आते ही पुराने सवाल फिर से जिंदा हो गए कि इतनी महंगी डील क्यों? क्या इससे भारत को कोई फायदा है? क्या टेक्नोलॉजी मिल रही है? और क्या इससे बेहतर विकल्प मौजूद थे? इन सब सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक बिटवीन द न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको हर अपडेट मिले बिना किसी देरी के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये नई राफेल डील असल में है क्या। सरल भाषा में कहें तो भारत फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी में है। ये वही राफेल हैं जो पहले 36 की संख्या में खरीदे गए थे। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार संख्या भी ज्यादा है और कीमत भी। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक इन विमानों में सिर्फ 30% ही स्वदेशी कंटेंट होगा, यानी कि 30% कलपुर्जे ही स्वदेशी होंगे, बाकी के 70% हिस्सा इसका फ्रांस से आएगा। इसके साथ कोई अतिरिक्त टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं है और सबसे अहम बात, सोर्स कोड पूरी तरह से फ्रांस के पास रहेगा। अब दूसरा सवाल है कि राफेल की जरूरत भारत को क्यों पड़ी। भारतीय वायुसेना इस वक्त गंभीर संकट से गुजर रही है। संकट का नाम है फाइटर जेट स्क्वाड्रन की भारी कमी। भारत को दो मोर्चों पर लड़ने की तैयारी करनी होती है, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन। इसके लिए वायुसेना को कम से कम 42 फाइटर स्क्वाड्रन चाहिए। हकीकत यह है कि इस वक्त वायुसेना के पास सिर्फ 30 के आसपास स्क्वाड्रन बचे हैं। मिग 21 और मिग 27 जैसे पुराने विमान रिटायर हो चुके हैं या होने वाले हैं। नए विमान उतनी तेजी से नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में एक और सवाल कि स्क्वाड्रन की कमी घातक क्यों मानी जा रही है। दरअसल फाइटर स्क्वाड्रन की कमी सिर्फ कागजों की समस्या नहीं है, यह सीधा देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। अगर एक साथ दो मोर्चों पर तनाव बढ़ता है तो वायुसेना के पास हर सेक्टर में पर्याप्त ताकत नहीं बचती। पायलट्स पर दबाव बढ़ता है, विमानों का ओवर यूज होता है और मेंटेनेंस साइकिल बिगड़ जाता है। चीन लगातार अपने एयरबेस और फाइटर फ्लीट को मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान भी अपनी वायुसेना को अपग्रेड कर रहा है। ऐसे में स्क्वाड्रन की कमी भारत के लिए बड़ा रणनीतिक खतरा बन सकता है। एक और जरूरी सवाल कि एमएमआरसीए डील क्या थी और उसका मकसद क्या था। वायुसेना की इसी कमी को पूरा करने के लिए एमएमआरसीए यानी कि मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम लाया गया था। इसका मकसद था 126 फाइटर जेट खरीदना, जिनमें से ज्यादातर भारत में बनाए जाने थे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी इसका बड़ा हिस्सा था। इस टेंडर में राफेल और यूरोफाइटर टाइकून जैसे दिग्गज फाइटर जेट फाइनल राउंड में पहुंचे और आखिरकार राफेल को चुना गया। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर एमएमआरसीए टेंडर हुआ क्यों नहीं और डायरेक्ट डील क्यों हुई। एमएमआरसीए डील कागजों में अच्छी थी, लेकिन जमीन पर बेहद जटिल साबित हुई। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड की जिम्मेदारी, लागत बढ़ने का खतरा और डिलीवरी में देरी। वायुसेना को तुरंत विमान चाहिए थे और सालों तक टेंडर और बातचीत का वक्त नहीं था। इसी वजह से सरकार ने रास्ता बदला। 2016 में सीधे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई 36 राफेल विमानों की, ताकि जल्दी से जल्दी लड़ाकू ताकत बढ़ाई जा सके। अब 114 राफेल की बातचीत भी उसी डायरेक्ट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल पर होती दिख रही है। इतनी बात हो ही गई तो यह भी जान लेते हैं कि पहले वाली 36 राफेल डील क्या थी। 2016 में भारत ने फ्रांस से 36 राफेल फाइटर जेट खरीदे। इस डील की कुल कीमत करीब 59,000 करोड़ रुपए बताई गई थी। इन विमानों में भारत के लिए खास बदलाव किए गए थे, जैसे मेटियोर मिसाइल, स्कैल्प क्रूज मिसाइल, बेहतर रडार और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। वायुसेना ने इन विमानों को बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया वाला बताया। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद राफेल की रणनीतिक अहमियत और ज्यादा बढ़ गई थी। अब एक सवाल उठता है कि नई 114 राफेल डील में फर्क क्या है। इस बार सबसे बड़ा फर्क संख्या का है, 36 की जगह 114 विमान। दूसरा फर्क कीमत को लेकर बताया जा रहा है। समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक कुल डील करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है।
तीसरा और सबसे अहम फर्क टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का बताया जा रहा है। आरोप लग रहा है कि इस बार कोई नई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो सिर्फ 30% स्वदेशी कंटेंट ही होंगे। समाचार एजेंसी एएनआई की एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक 114 में से 24 राफेल सीधे फ्रांस से आएंगे, जबकि बाकी के फाइटर जेट्स को भारत में ही असेंबल किया जाएगा। एक फ्रेंच डिफेंस पोर्टल के मुताबिक भी एएनआई की यह खबर पुष्ट होती है। इसी से जुड़ा सवाल कि सोर्स कोड का मामला इतना संवेदनशील क्यों है। दरअसल सोर्स कोड फाइटर जेट का दिमाग होता है, उसी से तय होता है कि रडार कैसे काम करेगा, कौन सी मिसाइल लगेगी और सॉफ्टवेयर में क्या बदलाव हो सकते हैं। अगर सोर्स कोड आपके पास नहीं है तो आप निर्माता देश पर निर्भर रहते हैं। भविष्य में किसी भी देसी हथियार या सिस्टम को जोड़ने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ती है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स इस डील पर सवाल उठा रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर वायुसेना खुश क्यों है? दरअसल ऑपरेशनल स्तर पर भारतीय वायुसेना राफेल को लेकर बेहद संतुष्ट नजर आती है। वायुसेना के पायलट्स और टेक्निकल स्टाफ का मानना है कि राफेल इस वक्त भारत के पास मौजूद सबसे भरोसेमंद और घातक फाइटर जेट है। इसकी उपलब्धता दर बेहतर है और उड़ान के दौरान इसकी परफॉर्मेंस ने पायलट्स का भरोसा जीता है। मेंटेनेंस के मामले में भी राफेल को दूसरे पश्चिमी फाइटर जेट्स की तुलना में ज्यादा स्थिर और आसान बताया जाता है। इसके एवियोनिक सिस्टम काफी एडवांस हैं और मल्टी रोल क्षमता इसे एक मिशन में कई तरह की भूमिकाएं निभाने लायक बनाती है। हालांकि यहाँ एक फर्क समझना जरूरी है, क्योंकि ऑपरेशनल खुशी यानी कि जेट उड़ाने और लड़ाई लड़ने की संतुष्टि अलग बात है, जबकि रणनीतिक सौदे की शर्तें, टेक्नोलॉजी कंट्रोल और भविष्य की निर्भरता एक और अलग और ज्यादा बड़ा सवाल है। अब एक और सवाल, अगर एयरफोर्स खुश है तो इस डील को लेकर आलोचना क्यों हो रही है? दरअसल डील की आलोचना की सबसे बड़ी वजह इसकी कीमत है। सवाल उठाने वाले कह रहे हैं कि 3.25 लाख करोड़ रुपए जैसी भारी भरकम बजट के बावजूद भारत को सिर्फ तैयार फाइटर जेट मिल रहे हैं, न कि पूरी टेक्नोलॉजी। दूसरा बड़ा आरोप कम स्वदेशीकरण को लेकर उठ रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन विमानों में सिर्फ 30% ही हिस्सा देशी होगा, जिससे भारतीय रक्षा उद्योग को सीमित फायदा मिलेगा। तीसरा और सबसे बड़ा आरोप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सोर्स कोड और डिजाइन पर फ्रांस का कंट्रोल बना रहेगा। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि भारत भविष्य में अपग्रेड, बदलाव और नए हथियार जोड़ने के लिए फ्रांस की मंजूरी पर निर्भर रहेगा। यही कारण है कि मेक इन इंडिया को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि जब इतना बड़ा खर्च किया जा रहा है तो भारत को डिजाइन, कंट्रोल और आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस फायदा क्यों नहीं मिल रहा है। अब जाहिर है इतने आरोपों के बाद रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने क्या कहा या रक्षा मंत्रालय ने खुद क्या कहा, ये भी सवाल उठेंगे, क्योंकि सवाल उठेंगे तो जवाब भी आएंगे, आरोप लगेंगे तो सफाई भी मिलेगी, फिर चाहे मामला अदालत का हो या राफेल डील का। राफेल को लेकर चल रही बहस के बीच सूत्रों के हवाले से सरकार का पक्ष भी सामने आया है। मीडिया से बातचीत में रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने राफेल डील को लेकर लग रही अटकलों पर अपना पक्ष रखा। डिफेंस सोर्सेस ने साफ कहा कि यह राफेल के लिए ज्यादा कीमत देने का दावा सही नहीं है। मंत्रालय का कहना है कि पिछले 9 साल में महंगाई काफी बढ़ी है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार में कीमतें भी तेजी से ऊपर गई हैं। ऐसे में अगर उसी नजरिए से तुलना की जाए तो राफेल की कीमत लगभग वही बैठती है जो 2016 में थी। यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि रक्षा सौदों की सटीक कीमतें गोपनीयता की वजह से कभी भी सार्वजनिक नहीं की जाती। ऐसे में राफेल के महंगे या सस्ते होने को लेकर जो भी आंकड़े सामने आ रहे हैं वो महज कयास हैं। राफेल डील पर दूसरा बड़ा सवाल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर उठाया जा रहा है। आरोप है कि भारत को जरूरी तकनीक नहीं मिल रही। इस पर भी रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने स्थिति साफ करते हुए कहा है कि राफेल डील पर बातचीत अभी अंतिम दौर में है, लेकिन समझौता अभी फाइनल नहीं हुआ है। ऐसे में अभी से ये कहना कि कौन सी तकनीक मिलेगी और कौन सी नहीं, जरा जल्दीबाजी होगी। मुमकिन है कि डील पूरी होने तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर समेत कई और सहूलियतें डील में शामिल कर ली जाएं। रक्षा सूत्रों का यह भी कहना है कि इस डील के तहत ज्यादातर राफेल फाइटर जेट्स की असेंबली भारत में ही होगी। इसके लिए देश में असेंबली लाइन बनेगी, जिससे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही बड़ी संख्या में कलपुर्जे भी भारत में ही बनेंगे। तो सवाल कि क्या यह घाटे का सौदा है? अगर कम वक्त के नजरिए से देखें तो राफेल की यह खरीद पूरी तरह घाटे का सौदा नहीं कही जा सकती, क्योंकि वायुसेना को तुरंत लड़ाकू ताकत मिलने जा रही है और फाइटर जेट स्क्वाड्रन की जो गंभीर कमी बनी हुई है उसे कुछ हद तक संभाला जा सकेगा। चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर भारत की ऑपरेशनल क्षमता मजबूत होगी।
पायलट्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जो पहले से आजमाया हुआ है और जिस पर भरोसा किया जा सकता है। साथ ही सरकार और रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का दावा है कि इस सौदे में कीमत को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो भ्रामक हैं। सूत्रों के मुताबिक महंगाई और अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार में आई बढ़ोतरी को देखें तो राफेल की कीमत 2016 वाले डील के आसपास ही बैठती है। इसके अलावा ज्यादातर फाइटर जेट्स की असेंबली भारत में होने की बात कही जा रही है, जिससे स्थानीय रोजगार बढ़ेगा और कुछ हद तक स्वदेशी कलपुर्जों का इस्तेमाल भी होगा। हालांकि लंबी अवधि की तस्वीर अभी तक साफ नहीं है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर डील अभी भी अंतिम चरण में है और सरकार का कहना है कि समझौता फाइनल होने पर ज्यादातर सहूलियतें मिल सकती हैं, लेकिन जब तक ये साफ नहीं होता कि कौन सी तकनीक मिलेगी और कौन सी नहीं मिलेगी, तब तक चिंता बनी रहेगी। अगर सोर्स कोड और अहम तकनीकों तक सीमित पहुंच रही तो भविष्य में अपग्रेड, मेंटेनेंस और नए हथियार को जोड़ने के लिए भारत को विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। यानी फिलहाल की जरूरतें तो पूरी होती दिखती हैं, लेकिन आत्मनिर्भर वायुसेना और स्वदेशी रक्षा उत्पादन के बड़े लक्ष्य इस डील के अंतिम स्वरूप पर ही टिके होंगे। डील में क्या मिलता है, उससे ज्यादा अहम यह होगा कि भारत को कितनी रणनीतिक आजादी मिल पाती है। बिटवीन द न्यूज की इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। रक्षा जगत की और दिलचस्प खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद।